हाँ जी, तो मैंने आप लोगों को ये सवाल दिया था एक करने के लिए, बड़ी मुश्किलात से बना था बट हो गया आपसे। हाँ जी, ओके जी। तो इसमें जो रिक्वायरमेंट है पहले उसको रीड कर लेते हैं ताकि समझ आए कि आपने किस डायरेक्शन में सवाल को करना था। अच्छा भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिफाई करें कंट्रोल वीकनेस इन द अबव सिचुएशन एंड एक्सप्लेन इट्स पोटेंशियल इम्पैक्ट। कि अगर कोई कंट्रोल वीकनेस तुम लोगों को दिख रही है, सही है, फेयर इनफ, उसका इम्पैक्ट क्या है। फिर बोल रहा है कि भाई सजेस्ट करें मैनुअल और आईटी कंट्रोल्स जहां पे आपको आईटी कंट्रोल पॉसिबल लगते हैं, लास्ट भी नहीं ना हर जगह लग सके। आगे फिर वो कह रहा है सब्सटेंटिव लिख के दो कि जो आप परफॉर्म करोगे सिचुएशन के अंदर। चलें जी, मैं रीड करता हूं यहाँ पे। Anib Manufacturing Limited is a mid-sized company specializing in the production of eco-friendly packaging materials. Over the past year, the company has received several government grants aimed to promoting sustainable business practices and the development of green technologies, यानी जो obviously carbon emission से हटके हो। आगे these grants are specifically related to the acquisition and development of new machinery and equipment designed to reduce the company's carbon footprint। तो मुझे आप एक बात बताएं, क्या हम ये कह सकते हैं यहाँ पे बात हो रही है ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स? ऐसा है मेरे बच्चों? ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, ग्रांट agreement is entered into with government which is reviewed and signed by admin personnel। मुझे आप एक बात बताएं, ये जो शब्द लिखा हुआ है क्या इसमें कोई कंट्रोल वीकनेस है? अच्छा, क्या कंट्रोल वीकनेस है? विच कंट्रोल वीकनेस डू यू गाइस परसीव इन दिस सिचुएशन? लैक ऑफ सेग्रीगेशन और ड्यूटीज पर चलो सही है, पर हमें इसको बयान भी करना होगा ना कि क्यों तुम इसको वीकनेस मानते हो, क्योंकि इंपैक्ट होता है। आपने कहते साइंड एंड रिव्यूड बाय एडमिन, सेग्रीगेशन और ड्यूटीज एंड अप्रूव भी एडमिन कर रहा है। चलें, एडमिन माइट नॉट बी हैविंग अप्रोप्रिएट नॉलेज। यस यस यस, ये बोला ना, ये बोला, ये चीज है, ये चीज है कि भाई एडमिन डिपार्टमेंट के बंदे को क्या लीगल टर्मिनोलॉजीज की लॉजिक होती है, नॉलेज होती है? हाँ भाई, लैक ऑफ कॉम्पिटेंस होगा ना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा ना, उसके बाद इतनी कॉम्पिटेंसी सोची ना यार कि वो करेगा। तो इसका पोटेंशियल इंपैक्ट क्या होगा? इसका पोटेंशियल इंपैक्ट क्या होगा? एरर नहीं, मतलब दिस इज अ वेरी जेनरिक स्टेटमेंट। एरर नहीं, दिस इज अ वेरी जेनरिक स्टेटमेंट। एरर नहीं है, एरर नहीं है, दिस इज अ वेरी जेनरिक स्टेटमेंट। पेनल्टीज भी नहीं है, इनकरेक्ट इनकम भी नहीं है, गलत गलत। जनरेटर चल रहा है क्या? पर आप जब बंद करें ना तो बता दीजिएगा ताकि मैं ये पॉज कर दूँ ना, रिकॉर्डिंग खराब हो जाती है। सही है, थैंक यू। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ ग्रांट मे लीड टू फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी। नहीं 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 नहीं, गलत जा रहे हो जानी, गलत गलत गलत। देखो अब यही तो सीखना था, यही तो सीखना। देखो मसला ये है, मसला ये है कि जब एक इन एप्रोप्रिएट बंदा साइन करेगा एग्रीमेंट तो हो सकता है, पहली बात समझिएगा, रिव्यू सही से नहीं करेगा, गलत। हाँ, इसमें कुछ अभी एक मैं एडिशन डालता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। होता ये है प्रॉपर अकाउंटिंग में नहीं, देखो फिर ये भंड मार रहे हो ना। अकाउंटिंग की बात आई है या अभी एग्रीमेंट की बात हो रही है, जल्दी बताओ। अकाउंटिंग की बात हो रही है एग्रीमेंट की? हाँ जी जी। पेट्रोल डालने लगा, ये खत्म होने वाला है, एकदम बंद हो जाएगी। अच्छा, 2 मिनट के लिए इसको बंद करके पेट्रोल और डाल के फिर चलाने लगा हूँ। ओके, तो बस अभी मैं कर लेता हूँ, 1 मिनट में कर रहा हूँ मैं, सही है, ओके। अच्छा जी, तो एग्रीमेंट की बात हो रही है। अब मेरी बात सुनेंगे आप लोग, अब मेरी बात सुनेंगे आप लोग। मसला ये है कि हो सकता है कि जो एग्रीमेंट एंटर किया जाए उसमें ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन एग्री कर ली जाए जो कंपनी के लिए फुलफिल करना नामुमकिन हो। ऐसा है, अल्टीमेटली लॉस होगा कंपनी को। ऐसा है मेरी जान। तो आप यूं सोचे ना कि देखो यार, अगर तुम खुद सिचुएशन में होते क्या करते? तुम बोलते यार
भाई ये मैकेनिज्म है, ये एग्रीमेंट मैंने एग्री करके आ गया हो भाई, देख तो लेके मतलब ये हो पाएगा भी या नहीं हो पाएगा। एक तो उसको लीगल टर्मिनोलॉजीज की लॉजिक नहीं होगी, हो सकता है कि ऐसे ड्राफ्टिंग की जाए एग्रीमेंट की कि भाईजान पता लगे कि वो पता नहीं कौन सी कंडीशंस को एग्री करके आ गया है, अनफेवरेबल टर्म्स एंड कंडीशन। पहले बताओ बात समझ आती है मेरे बच्चों, बात समझ आती है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो भाई हमने कंक्लूड किया, जल्दी से बताओ कि अगर एक नॉन प्रोफेशनल बंदा, यानी नॉन प्रोफेशनल का मतलब है जिसकी इस चीज़ में कॉम्पिटेंसी ना हो, तो क्या वो ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन एग्री कर लेगा जो कि एंटिटी पूरी ही ना कर पाए? हाँ जी, अल्टीमेटली एंटिटी को नुकसान होगा। ओके, वेरी गुड। अच्छा मुझे बताओ इसका कंट्रोल क्या लिख सकते हैं, कंट्रोल क्या लिख सकते हैं? हाँ जी, कंट्रोल क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताओ, व्हाट कुड बी द कंट्रोल? Grant agreement should be signed by the appropriate person who has a proper understanding of business and operations. ओके जी, बाय सीनियर पर्सन नहीं, क्या मैं कह सकता हूँ कि लीगल डिपार्टमेंट का बंदा हो, कोई लीगल का बंदा हो वो देखे, क्या कहते हो? इट शुड बी साइंड एंड रिव्यूड बाय, यस बिल्कुल, ग्रांट एग्रीमेंट शुड बी रिव्यूड एंड साइंड बाय अप्रोप्रिएट सीनियर पर्सनल। अच्छा, क्या हम अप्रोप्रिएट सीनियर पर्सनल की जगह ये लिख सकते हैं कि लीगल डिपार्टमेंट का बंदा, कोई लीगल एडवाइजर? अप्रोप्रिएट नहीं ना आपने। अच्छा देखो, इसको मैं ईवाई में कहता हूँ कंट्रोल एट्रीब्यूट। देखो मैं यहाँ पे पीटीसीएल का ऑडिट करता हूँ ना, तो पीटीसीएल का एक लीगल डिपार्टमेंट है, लीगल काउंसिल है। होता ही है कि कोई भी एग्रीमेंट या कोई भी कानूनी पर्चा साइन होना होता है तो वो सबसे पहले कौन रिव्यू करता है? लीगल। लीगल इस बात को श्योरिटी देता है कि उसमें कोई ऐसे क्लॉजेस तो नहीं है जो कि इदारे के लिए नुकसानदेह साबित हो। अगेन अगर मैं सीईओ की बात करूं, सीएफओ की बात करूं, वो रिव्यू तो करेंगे, पर लीगल टर्मिनोलॉजी, जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्या पता अदालत में कौन सा अल्फाज चैलेंज हो सकता है? मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, इस पे मजे की एग्जांपल दूं कि लीगल का क्यों इतना आपको कहना चाहिए कि बड़ा इम्पैक्ट है। सुनिएगा, पब्लिक इंफॉर्मेशन है इसलिए आई कैन डिस्कस इट। सुनिएगा कहानी, ये नाम सुना होगा, जो आईफोन यूजर्स होंगे वो इसको बखूबी जानते होंगे, पीटीए। हाँ जी, ऐसा ही है। क्या होता है फुल फॉर्म इसका? हाँ जी, आईफोन यूजर्स प्लीज बताएं। नॉन पीटीए तुम्हारे पास सही है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, बिल्कुल ऐसा ही। अब आगे सुनिएगा, हुआ कि अब सुनना फोकस के साथ, फोकस के साथ सुनिएगा। होता यह है, पीटीए टेलीकॉम कंपनीज को कहता है कि आप मुझे लाइसेंस फी पे रॉयल्टी दें। यानी प्लीज सुनना फोकस के साथ, प्लीज सुनिएगा फोकस के साथ। टेलीकॉम कंपनी को कहता है कि आप मुझे रॉयल्टी पे करें। किसकी रॉयल्टी पे करें? जो मैंने आपको लाइसेंस दिया हुआ है, जो मैंने आपको लाइसेंस दिया हुआ है उसकी रॉयल्टी दें। सही जी, ये कौन कह रहा है जल्दी बताओ, ये कौन कह रहा है? पीटीए। अब गेम समझिएगा, गेम समझिएगा। वो कहता ये है कि भाई जो आपने मुझे रॉयल्टी देनी है वो रेवेन्यू का 1.5% देनी है। सही जी, या 0.5% कर लें। जो भी रेवेन्यू कमाओगे उसका 0.5% मुझे आपने रॉयल्टी देनी है। फिर एक और सुनना, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा क्योंकि मैंने कानून पढ़ा हुआ ही है। वो कहता है ये जो रेवेन्यू कैलकुलेट करोगे ना, रेवेन्यू कैलकुलेट करोगे, इसमें से ऑपरेटर रेवेन्यू लेस कर देना। अब मैं वही टेक्निकल बात करने लगा हूं क्योंकि तुम लोगों ने कहानी सुना तो मैं समझाता हूं कि लीगल क्यों लाजमी है। अच्छा भाई, वो कह रहा है कि यार टोटल रेवेन्यू उठाओ, लेट्स से मैंने यूफोन का रेवेन्यू उठा लिया। सही है जी,
यूफोन के रेवेन्यू में से कह रहा है वो वाला रेवेन्यू माइनस करो, वो वाला रेवेन्यू, प्लीज सुनिएगा फोकस के साथ, वो वाला रेवेन्यू माइनस कर दो जो कि दूसरे ऑपरेटर से कमाया। दूसरे ऑपरेटर का मतलब क्या है, सुनते हैं इस बात को। मैंने आपको इंटरकनेक्ट की एग्जांपल दी थी। एग्जांपल यह है कि अगर यूफोन का बंदा वारिद के, जैस के, टेलीनॉर के नंबर पे कॉल करता है तो उसके नेटवर्क पे कॉल आ रही है ना, उसके नेटवर्क पे कॉल आ रही है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, टेलीनॉर कंपनी यूफोन वाले को कहेगी भाई तेरे बंदे मेरे यहाँ कॉल कर रहे हैं, मुझे पर सेकंड के हिसाब से, पर मिनट के हिसाब से पैसे चाहिए, चार्जेस। क्या ये रेवेन्यू, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या ये रेवेन्यू टेलीनॉर ने अपने कस्टमर से कमाया या ऑपरेटर से कमाया? जल्दी बताओ। ऑपरेटर से कमाया, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना, ऑपरेटर से कमाया। ओके, अब आगे सुनिएगा, अब आगे सुनिएगा। वो कहता ये है कि यार जब ऑपरेटर से कमाया ना, इस रेवेन्यू को हटा दो, क्योंकि आपको जो मैंने लाइसेंस दिया है ना, लाइसेंस जो दिया है वो आपको आवाम से कमाने का दिया हुआ है, ऑपरेटर से कमाने का नहीं दिया। उसको हटाओ फिर रॉयल्टी दो मुझे, उसको हटा के रॉयल्टी दो मुझे। ऐसे तो फिर लाइसेंस पे लाइसेंस फी हो जाएगी ना। कहने का मतलब ये है, ऐसे तो यूफोन के नेटवर्क पे भी कॉल आएगी, इस बात को मानते हो? यूफोन के नेटवर्क पे भी कॉल आएगी ना, तो अब यूफोन किससे पैसे लेगा? टेलीनॉर से लेगा कि भाई तुम्हारे बंदे यहाँ कॉल कर रहे हैं, इतने मिनट्स थे, ये हटा दो। तो कहने का मतलब ये है कि उसके कानून में लिखा हुआ है रेवेन्यू अर्न फ्रॉम, प्लीज सुनिएगा, रेवेन्यू अर्न फ्रॉम द ऑपरेटर शुड बी डिडक्टेड व्हाइल कैलकुलेटिंग रॉयल्टी, व्हाइल कैलकुलेटिंग रॉयल्टी, ऐसा ही है, व्हाइल कैलकुलेटिंग रॉयल्टी, इसको हटा देना। अच्छा, वो इसलिए कह रहा है, वो इसलिए कह रहा है कि यार देखो उसने लाइसेंस दिया है ना, अब ऑपरेटर कंपनीज आपस में जो एक दूसरे को कॉस्ट चार्ज कर रही हैं कॉल आने की, तो अल्टीमेटली वो तो कस्टमर से ही रिकवर हो रही है ना। एक जगह कॉस्ट है, एक जगह रेवेन्यू, एक जगह कॉस्ट है, एक जगह रेवेन्यू है। उसने बोला ये हटा दो, ऑपरेटर से कमाया हुआ रेवेन्यू। मुझे एक बात बताओ ना, अगर मैं किसी और ऑपरेटर से रेवेन्यू कमा रहा हूं, अगर मैं किसी और ऑपरेटर से रेवेन्यू कमा रहा हूं तो उसको भी तो लाइसेंस मिला हुआ है ना पीटीए की तरफ से। तो कहने का मतलब ये है कि ऑपरेटर टू ऑपरेटर तो इनका आपस में डिसाइड किया हुआ है ना, उस पर मुझे रॉयल्टी नहीं चाहिए, मुझे रॉयल्टी उस पर चाहिए जो तुम कस्टमर से कमा रहे हो। पहले बताओ ये बेसिक बात समझ आती है? बेसिक बात समझ आती है? अच्छा आप कहानी सुने, कहानी सुने। हुआ क्या, हुआ ये कि होता ये है कि दुबई से भी कॉल्स आती हैं, यूएस यूके से भी कॉल आती हैं, ऐसा ही है ना। दुबई से भी कॉल आएगी यूफोन के नेटवर्क पे, यूएस से भी कॉल आ सकती है सर, यूके से भी कॉल आ सकती है। अच्छा ये लोग क्या करते थे, सुनिएगा फोकस के साथ। सर इसलिए है ना कि इस इनकम पर उसे रॉयल्टी ना देनी पड़े, बिल्कुल ऐसा ही है, इसलिए हटा रहे कि उस इनकम के ऊपर रॉयल्टी ना देनी पड़े। यानी ये बात समझ रहे हो कि आपको पीटीए ये कह रहा है कि जो भी आपने कमाया है किससे, ऑपरेटर से, उसको हटा दो, उस पर रॉयल्टी नहीं देनी। तो वो रेवेन्यू तो है कंपनी का, बस उस पर रॉयल्टी नहीं जाएगी। एग्री? अब सुनो हुआ क्या, इन्होंने कानून में देखा कि ऑपरेटर का रेवेन्यू लेस करना है, तो ये भी तो ऑपरेटर्स है ना, ये भी तो ऑपरेटर्स है ना, ये भी तो ऑपरेटर्स है ना, जल्दी बताओ, ये भी तो ऑपरेटर्स है ना। दुबई में बैठी हुई कंपनी, यूएस में बैठी हुई कंपनी, यूके में बैठी हुई कंपनी। अब यूके में लेट्स से समझो कि भाई वोडाफोन है, तो ये भी तो एक टेली कम्युनिकेशन कंपनी है ना। हाँ जी ऑपरेटर है ना, जल्दी बताओ, ऐसा है? इससे भी रेवेन्यू कमा रहूंगा मैं, इससे भी रेवेन्यू कमा रहूंगा मैं। अच्छा अब सुनना, इन कंपनीज ने क्या किया, इनसे कमाया हुआ रेवेन्यू भी, इनसे कमाया हुआ रेवेन्यू भी लेस कर दिया, इनसे कमाया हुआ रेवेन्यू भी लेस कर दिया। पहले बताओ यहां तक की कहानी क्लियर है? लेस करने वाली, इनसे कमाया हुआ रेवेन्यू भी लेस कर दिया। आगे सुने, आगे सुने, बात को समझें। हुआ ये, पीटीए ने पाकिस्तान की टेली कम्युनिकेशन पे केस कर दिया, नोटिस भेजा कि भाई ये लेस क्यों करवाया, इस पे मुझे रॉयल्टी चाहिए, इस पे मुझे रॉयल्टी चाहिए। क्या बोल रहा है ये? पीटीए बोल रहा है मुझे रॉयल्टी चाहिए, ये क्यों लेस करवाया? अच्छा, टेली कम्युनिकेशन कंपनीज ने, टेलीकॉम कंपनीज ने पीटीए को खत लिखा कि भाई आपने कहा था, प्लीज सुनना, आपने कहा था कि ऑपरेटर्स का रेवेन्यू माइनस होगा।
पीडीए पता है क्या कहता है, बताऊं? अब कहानी तो ट्विस्ट यहां से आएगा, बताऊं क्या कहता है पीडीए? पीडीए कहता है कि पीडीए की रेगुलेशन के अंदर ऑपरेटर मींस ऑपरेटर लाइसेंस्ड बाय पीडीए, ये डेफिनेशन में लिखा हुआ है। तो आप कौन होते हैं इसको डिडक्ट करने वाले? अब बताओ, कानून है? हाँ जी, कानून है, डेफिनेशन है। अब सुनना, मसला ये है वो कह रहा है कि भाई तुम ऑपरेटर का रेवेन्यू माइनस करो, तुम उस पर मुझे रॉयल्टी नहीं दो, क्योंकि देखो मैंने आप ही के जैसा लाइसेंस दूसरे ऑपरेटर को भी दिया हुआ है ना, तो ये आपस की जो रेवेन्यू उस पर मैं नहीं लेता तुमसे रॉयल्टी। मेक सेंस? नहीं लेता मैं, क्योंकि मैं एक लाइसेंस पे कमाई हुई इनकम पे लूंगा ना। पहले बताओ बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? जल्दी बताओ, बात समझ आ रही है? फिर पीडीए ने इनको खत लिखा कि जो तुम लोग मुझे रोने धोने कर रहे हो ना खत लिख के, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने ऑपरेटर का मतलब गलत समझा। आप अगर तमीज से डेफिनेशन को रीड कर लेते तो आप मेरे रेगुलेशन में सबसे पहले डेफिनेशन जाके देखें। ऑपरेटर मीन्स मेरी बात समझिएगा, कितनी डिटेल बात बता रहा हूँ। ऑपरेटर मीन्स द ऑपरेटर लाइसेंस बाय पीडीए। तो मुझे बताओ, क्या वोडाफोन के पास पीडीए का लाइसेंस है या उसकी कंट्री का लाइसेंस है? उसकी कंट्री का है ना। अच्छा, तो क्या इन टेली कम्युनिकेशन कंपनीज को इससे कमाया हुआ रेवेन्यू माइनस करना चाहिए था या इस पे रॉयल्टी देनी चाहिए थी? हाँ जी, रॉयल्टी देनी चाहिए थी। हाँ, अब आप काम समझें, अब सुने एक और बात, एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं मजे की। देखो अभी कितनी डिटेलिंग है, टक 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 करके यहां पहुंच गए। सुनना, आगे सुनो, एक और एग्जांपल, और कॉम्प्लेक्स करता हूं इस चीज को। सुनो, हुआ क्या? हुआ ये कि ये जो ऑपरेटर भाई साहब हैं, ये जो पाकिस्तानी कंपनीज हैं, ये फिर वापस से चले गए, फिर केस हो गया। और केस के रिप्लाई में पता है क्या कहा? केस के रिप्लाई में पता है क्या कहा? अब ये लॉयर्स की बातें देखो कैसी चल रही है। तो मैंने केस रीड किया ना, मतलब कोई ये आप समझो कि 28 से 29 पेजेस की पूरी वो होगी केस की स्टडी, तो पूरी रीड की थी मैंने, तो उससे मुझे पता है। सुनना, केस के रिप्लाई में टेलीकॉम कंपनीज ने ये कहा कि जहां आप रॉयल्टी की बात कर रहे हैं ना, रॉयल्टी बात कर रहे हैं पे करने की, रॉयल्टी की बात कर रहे हैं पे करने की, जिस सेक्शन में आप बात कर रहे हैं उसमें ऑपरेटर का ओ छोटा है। आर्ग्यूमेंट देखें लॉयर का, ऑपरेटर का ओ छोटा है, और ऊपर ऊपर आपने जहां ऑपरेटर की डेफिनेशन बताई हुई है वहां पे ओ बड़ा है। अच्छा, तो अब मुझे एक बात बताओ अब मुझे बात बताओ जल्दी से, अब मुझे बात बताओ। तो उसने कहा कि भाई ये तो आप जो डेफिनेशन से रेफर कर रहे हैं वो तो है ही नहीं, यानी अगर आप कह रहे हैं डी ऑपरेटर, तो ओ अगर ऑपरेटर का ऊपर बढ़ा है तो हम कहेंगे जिस जो पूरे कानून में। हाँ, अब बात समझिएगा, अब बात समझिएगा गेम, अब बात समझे। सुने, वो कह रहा है कि हम तो प्लीज सुनिएगा, हम तो पाकिस्तानी ऑपरेटर को तब ऑपरेटर मानेंगे ना जब उसका ओ क्या हो। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ओ क्या हो, बड़ा हो ना, बोला तब मानेंगे। अच्छा, कैपिटल लो। अब सुनो, अब बात समझे, अब बात समझे, अब गेम, अब आ जाओ, अब बात समझते हैं, अब बात समझते हैं, जल्दी आ जाओ, फोकस के साथ, फोकस के साथ, फोकस के साथ, अभी अभी बड़ा गेम समझना है हमें, जल्दी से अब आ जाओ। अब हमें आगे जाके, हाँ यस, अब देखो ये केस के, अब देखो मुझे एक बात बताओ, चलो खाली एग्जाम्पल तुम्हें किस चीज की समझाने के लिए, क्या ये कानूनी चीजें हमारे बस की बात है? हाँ जी, नहीं है ना, तभी मैंने तुम्हें वहां से पूरी रेफर किया है। अब आगे सुनो, पीटीए का भी जवाब आया, पीटीए का भी जवाब आया। उसने बोला आपने, आपके लॉयर ने बड़ा छोटा बड़ा वो देख लिया। अब हम आपको बताते हैं कि हमने जहां डेफिनेशंस खत्म हुई हुई हैं, जहां डेफिनेशंस खत्म हुई हुई है वहां पे छोटी सी लाइन लिखी नहीं, बीच में छोटा सा लिखा होता है, बिल्कुल यूं, बिल्कुल बारीक सा छोटा सा, नजर भी नहीं आ रहा होता।
तो पीडीए ने कहा हमने वहाँ पे रेगुलेशंस के नीचे लिखा हुआ है कि जो भी आगे अल्फाज यूज़ हुए हुए हैं वो सेम मतलब रखेंगे जो कि इस डेफिनेशन में है, चाहे कैपिटल हो या स्मॉल हो, चाहे कैपिटल हो या स्मॉल हो। अब बताओ कौन जीता? पीडीए। तो पहले तो केस समझ आया, केस गेम समझ आई कि कितना टेक्निकल होता है। हाँ, पीटीए 1 लॉयर 0। अच्छा अब मुझे बताओ, एनीवेज अब इतनी मेहनत तुम लोगों के लिए की, क्या तुम्हें लॉजिकली बात समझ आती है? मैंने सिर्फ इसलिए तुम्हें सुनाई कि यार तुम्हें लॉजिकली पता हो कि आप तो कहेंगे सर लॉयर क्यों कर रहा है, मतलब कोई भी बंदा कर सकता है। आज के बाद मैं तुमसे पूछूं क्या लीगल मैटर्स कोई भी बंदा कर सकता है? यार देखो इतनी डिटेल में नहीं कर सकता। देखो मैं आपको बताता हूँ, मैंने मल्टीपल केसेस रीड किए होंगे अपनी ज़िंदगी में, आज भी मुझे शौक है, मैं रीड करता रहता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि समझ सकूँ, ऑडिट तमीज़ से कर सकूँ, पढ़ा सकूँ, तुम्हें समझा सकूँ। पर कहने का मतलब ये है कि यार अगर मैं खुद कहीं एग्रीमेंट एंटर करने जाऊँगा तो क्या देयर इज़ अ लाइक्लीहुड कि मैं कुछ मिस कर जाऊँ? हाँ जी, पीडीए की वेबसाइट में मिल जाएगा जानी, पीडीए की वेबसाइट में मिल जाएगा, जजमेंट आई हुई है। सही हो गया जानी? पहले बताओ लॉजिकली बात समझ आती है? रीड कर लें एक बार पहले वाले को रीड कर लें। तो हमने कहा कि सर अब देखें, अब इंटरेस्ट भी डेवलप हो गया, अब हमें बात भी समझ आ गई कि लीगल को इन्वॉल्व करना क्यों लाजमी है। मैं रीड कर रहा हूँ, पहला रीड कर रहा हूँ। ग्रांट एग्रीमेंट रिव्यूड एंड साइंड बाय एडमिन पर्सनल हु मे लैक सफिशिएंट स्किल्स टू अंडरस्टैंड द लीगल टर्मिनोलॉजीज एंड मे नॉट बी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। क्या अब ये पूरी अंग्रेजी आप लोगों को डिटेल में समझ आती है? जल्दी बताओ, जो भी लिखा हुआ है आगे। अच्छा मैं आपको मज़े की बात बताऊं, मेरी कज़न है तो वो हैदराबाद में होती हैं, तो अब वो लॉयर है माशाल्लाह ना, तो उनका कोई कंपनी रैक का आता है ना, अब जाहिर सी बात है वो हैं तो लॉयर, क्योंकि उसने बेचारी ने अभी क्वालिफाई किया है, छोटी बहन है मेरी। तो अब वो बोलती है कि भैया ये बताएं कि ये होने वाला है, डायरेक्टर्स के शेयर्स जो हैं वो जो है डायरेक्टर्स की फैमिली को ट्रांसफ़र हुए उनकी डेथ के बाद, और फिर किसी और डायरेक्टर ने उससे ख़रीद ली, तो उसकी लीगैलिटी क्या है? तो बोलिए कानून में कहीं ऐसा तो नहीं लिखा हुआ कि अगर डायरेक्टर की डेथ हो जाए तो उसके शेयर उसके लीगल हियर्स को नहीं जाते, बाकी डायरेक्टर्स में बढ़ते हैं? तो मैंने कहा ये मैंने तो नहीं पढ़ा कहीं। और मैंने कहा देखो अगर जब डायरेक्टर की किसी की डेथ होती है या वो फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता तो उसकी कैजुअल वैकेंसी फिल की जाती है, उसके शेयर्स की तो कोई बात ही नहीं लिखी हुई है। ऐसा है? तो वो ना फिर मतलब ऐसा नहीं, वो जज और उसके बीच में आर्ग्यूमेंट होता, तो मुझे बोलती है कि भाई भैया फिर बताएं इसको मैं कैसे डिफेंड करूंगी, मैं कैसे बोलूंगी वहाँ पे। तो उसको समझा रहा होता हूँ मैं। तो अगेन मतलब आप जितना डिटेल में जाते हैं चीज़ों के उतना आप सीखते हैं, आपको समझ आता है कि भाई हाउ टू गिव एन आर्ग्यूमेंट। मैंने बोला भाई उसको बोलो यार कि कैजुअल वैकेंसी को फिल करना अलग बात है और उसके शेयर्स का ट्रांसफ़र होना एक अलग बात है, वो तो उसकी वेल्थ है ना। बोला देखो मैंने कहा ऐसा भी कोई कानून होगा, आई डोंट नो द फैक्ट, बट ऐसा भी कोई कानून होगा जो ये राइट्स को प्रोटेक्ट करे, क्योंकि हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में ना, तो आपको पता है कि एक बंदा होता है तो उसकी वेल्थ इस्लामी कानून के हिसाब से, अगर उसने वसीयत नहीं की हुई होती है तो इस्लामी कानून के हिसाब से बढ़ती है ना, भाई बहनों वगैरह में सब में ऐसा ही है ना। तो मैंने कहा आप उसका रेफरेंस दो, तो बोलती है हाँ भैया सही है, तो वो कर करा के वो निकल गई भाई, जीत गई केस। तो खैर एनीवेज इट्स ऑल अबाउट लॉजिक्स एंड आपका प्रैक्टिकल एक्सपोजर, आपको पता होना चाहिए, जो भी काम करो दिल से करो, बस ये है। चलें आगे। अब मुझे एक बात बताओ जल्दी से जानी कि हमने कहा कि इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट यह है कि दिस विल अल्टीमेटली लीड टू लॉस टू अ कंपनी एंड अननेसेसरी एडिशनल कंप्लायंसेस एज कंपनी में बी बाउंड बाय द एग्रीमेंट टू फुलफिल कंडीशन विच एक्चुअली कंपनी विल नॉट बी एबल टू कंप्लाई। यानी हो सकता है नहीं यार, जानी कहाँ एडवोकेट, उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। लव यू जी, सुनो फोकस के साथ। अच्छा भाई इधर मैंने ये कहा कि देखो यार वो कह रहा है कि बिला वजह आप ऐसी कोई अपने ऊपर ऑब्लिगेशंस ना ले लेना, ना तय कर लेना जो कि आप फुलफिल ना कर पाओ। बात समझ आती है जानी? तो देखो आगे लिखा हुआ है मैंने कि ग्रांट एग्रीमेंट शुड बी रिव्यूड एंड साइंड बाय लीगल पर्सनल। एग्रीड, कंट्रोल की सजेशन सही है? ओके गुड, आगे आ जाओ। हमने कहा रिसीट ऑफ ग्रांट
is recorded by accounts clerk and accounts clerk monitors the compliance with the grant conditions. हाँ भाई, क्या यहाँ कोई वीकनेस है? यहाँ कोई वीकनेस है मेरे बच्चों? है क्या वीकनेस है? सिद्दीक लिखते हैं, वेरी गुड यार। अभी हम देखते हैं क्या लिखा है। सिद्दीक, द अकाउंट्स क्लर्क में नॉट बी वेल क्वालिफाइड टू रिकॉर्ड द ग्रांट। गलत, ये गलत लिखा है। अकाउंट्स क्लर्क की क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड ग्रांट करने की ना, गलत। एंड मॉनिटर द कंप्लाइंस, हाँ मॉनिटरिंग की हो सकता है कि ना हो। ग्रांट इनकम माई नॉट बी रिकॉर्ड इवन द कंडीशंस फॉर, नहीं गलत। यहाँ पे सेग्रीगेशन और ड्यूटीज का मसला है। grant conditions should be considered complied, suggested control, compliance with grant conditions should be monitored by the finance department. There is a risk of non-compliance of grant as accounts clerks not have knowledge of that. Clerk is not qualified person to do that, he should not be monitoring the compliance. हाँ देखो, lack of segregation और duties ही है ना, क्योंकि भाई देखो रिकॉर्ड करने वाला अलग, मॉनिटर करने वाला अलग होना चाहिए ना। मुझे बताओ, अगर उसने कोई भंड मार दिया और रिकॉर्ड कर भी ली बाद में, क्या वो कभी तस्लीम करेगा, एक्सेप्ट करेगा? हाँ जी, क्या कभी वो तस्लीम करके एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा ना, नहीं करेगा। तो हमने कहा कि सर चलें, ये भी बात समझ आती है, और अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर क्या राय अमल बनता है। ये देखें, लैक ऑफ सेग्रीगेटेड क्लर्क माइट रिकॉर्ड ग्रांट इवन द कंडीशंस ऑफ ग्रांट हैव नॉट बीन कंप्लाइड विद। ये देखिएगा, वेरी गुड। Receipt of grant is recorded by accounts clerk and accounts clerk monitors the compliance. No segregation duties exist. The same person who receives the fund also records them and monitor the compliance. पहले बताओ, ये कितने लोगों ने लिखा था कि सेग्रीगेशन और ड्यूटीज का मसला है, दोनों सेम नहीं हो सकते। अनीम कह रहे हैं यस सर, मिदरार, उस्मान, वेरी गुड मुस्तफ़ा, बेहतरीन कायनात, बेहतरीन बेहतरीन उस्मान। चलें आगे। There's a lack of monitoring control. Non-compliance might go undetected and the person receiving the grant might record it as income instead of deferred grant. मुझे बताओ ये क्यों होगा कि नॉन कंप्लाइंस अनडिटेक्टेड कैसे रहेगी? वेरी गुड तरीम, बेहतरीन। मुझे बताओ कि ये नॉन कंप्लाइंस कैसे अनडिटेक्टेड रहेगी, ये नहीं समझ आ रही बात। रिव्यू भी खुद कर रहा है ना सर? हाँ वेरी गुड तरीम, वेरी गुड हसान भाई। देखो रिव्यू भी खुद कर रहा है, दोनों काम एक ही बंदा कर रहा है, तो कभी भी गलती नहीं सामने आएगी यार। यस, अब देखो कंट्रोल, segregation of duties should exist between the person tracing the receipt of grant and the person recording and approving the grant into the system. अब देखिएगा, monitoring और compliance should be done by independent person. हमने ये, अब पेनल्टीज का मतलब ऐसा, इससे पेनल्टी का कोई ताल्लुक नहीं है ना, क्योंकि आपने नॉन कंप्लायंस की होगी ना, वो अलग बात है। हम यहाँ पे इनकम साइड देख रहे हैं। रिस्क ऑफ फ्रॉड लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं कि हमने जानबूझ के इनकम के तौर पे रिकॉर्ड कर लिया हो, सही है, पर वो सजेस्ट नहीं कर रहा ये वाला हालात वाकयात। आगे सुनिएगा, आईटी कंट्रोल मैंने तुम लोगों के लिए एक बनाया, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपने क्लाइंट्स पे देखा हुआ है, तो इधर देखिएगा। Separate GL code should be created for receipt of grant. When receipt is marked as grant, system automatically parks entry into the deferred grant ledger, preventing user to record it in other ledger. Please सुनिएगा, मैंने ये कहा जी। लाइट आ गई, बंद कर रहे हैं, बस 2 मिनट दीजिएगा। ओके अच्छा भाई सुनिएगा जल्दी से। कहने का मतलब ये है कि यार अगर मुझे आप एक बात बताओ जल्दी से, हाँ जल्दी से, ताकि फिर ये वापस से बंद करेंगे, लाइट आ गई है। हमने कहा, वो कह रहे सेपरेट जीएल कोड खोलो और सिस्टम में फंक्शनैलिटी लगा दो, सिस्टम में फंक्शनैलिटी लगा दो इनपुट वैलिडेशन की। इनपुट वैलिडेशन में अगर आपने सेलेक्ट किया कि ये ग्रांट रिसीट है, तो क्या कभी भी वो इनकम के लेजर में जाने देगा या वो सीधा सीधा डेफर्ड के लेजर में फेंकेगा? जल्दी बताओ। हाँ जी, देखो वापस से इधर देखिएगा। सेपरेट जीएल कोड शुड बी क्रिएटेड फॉर रिसीट ऑफ ग्रांट। वंस रिसीट इज मार्क्ड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वंस रिसीट इज मार्क्ड एज ग्रांट, system automatically parks entry into the deferred grant ledger, preventing user to record it in another ledger. वो कह रहा है कि भाई सेपरेट जीएल कोड बनाओ, उसमें फंक्शनैलिटी लगाओ,
जो बंदा इनपुट कर रहा हो उसको बोलो कि क्या ये डेफर्ड के पैसे ग्रांट के पैसे हैं, तो अगर वो यस करेगा तो उसको डेफर्ड ग्रांट के लेजर में भेजेगा, उसको इनकम के तौर पे बुक होने नहीं देगा। हाँ, तो मुझे बताओ क्या स्पेसिफिक जगह पे एंट्री चली जाएगी? क्या स्पेसिफिक जगह पे एंट्री चली जाएगी? हाँ जी, ऐसा है। काम जारी हो सारी रखना है। चलें ओके, पहले बताओ ये कंट्रोल समझ आता है जानी? ये बात समझ आती है? चलें ओके, आगे आ जाएं। मैंने कहा आगे देखते हैं कि आगे क्या आपको कंट्रोल डेफिशिएंसी मिलती है। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रांट इज रिकॉर्डेड एज एन इनकम एट द टाइम ऑफ रेजिंग परचेज ऑर्डर्स फॉर न्यू मशीनरी एंड इक्विपमेंट। हाँ भाई, क्या ये कोई वीकनेस है? ये गलत है? क्यों? क्यों गलत है? क्यों है एरर? यहाँ पे ईशा लिखती हैं कि ग्रांट इज रिकॉर्डेड इनकम एट द टाइम ऑफ रेजिंग पीओ। ग्रांट इनकम में बी रिकॉर्डेड व्हेन द पीओ डिड नॉट गो थ्रू द देयरफॉर इनकम में बी ओवर स्टेटेड। अच्छा, आपने इम्पैक्ट गलत लिखा हुआ है ईशा। यहाँ पे आपको बताना चाहिए कि सजेशन में ऑब्वियसली आप बताओगे कि ग्रांट तो ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट रिकॉर्ड होती है। ऐसा ही है ना? अभी तो पीओ रेज हुआ, अभी तो एसेट आया भी नहीं है। सही है, तो ये हमारा रिस्क है कि डेफर्ड होना चाहिए पहले। यस, ये ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है। आए देखते हैं आगे। तो मैंने कहा सर अगर मैं ये देखूं तो क्या इससे इनकम ओवर स्टेट हो रही है? कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने लिखा था कि इनकम ओवर स्टेट हो रही है? यस, बेहतरीन 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 जानी, बेहतरीन। तो आए जी देखते हैं कि इसमें क्या अमल दखल है। देखो यार है, स्क्रीन पे आ रहा है आपके। ग्रांट इज रिकॉर्डेड एज एन इनकम एट द टाइम ऑफ रेजिंग परचेज ऑर्डर फॉर न्यू प्लांट एंड मशीनरी। ये सीधी सीधी वीकनेस हो गई, ये सीधी सीधी वीकनेस हो गई। हमने जो था वो लिख दिया ना यहाँ पे। अच्छा भाई, this will lead to overstatement of income because grant related to assets has to be amortized over the useful life of asset when they start to be depreciated। यही हो गया। हाँ, पर अभी ये तो वर्डिंग आ गई ना सामने। अच्छा, अब आईटी कंट्रोल देखो, आपके भाई ने आईटी कंट्रोल कैसा बनाया जो कि यूजुअली हुआ होता है हाई टेक कंपनीज में। सुनिएगा, आईटी कंट्रोल ये है, सिस्टम शुड हैव अ फंक्शनैलिटी, सिस्टम के अंदर फंक्शनैलिटी होनी चाहिए जब ग्रांट रिसीव हो वो एसेट से टैग हो जाए, एसेट कोड से। आपको याद है ना पीपी के अंदर, ऑब्वियसली आपके दिमाग में नहीं आती चीज़, ये मैंने बहुत हाई लेवल डाली है इसके अंदर। मुझे एक बात बताओ, आपको याद है ना कि एसेट को एक कोड असाइन होता है, टैग असाइन होता है? जल्दी बताओ। अच्छा, अगर मैं जिस एसेट के लिए ये ग्रांट मिली है उसको आईटी सिस्टम के अंदर टैग कर दूं, आईटी सिस्टम के अंदर उससे मैप कर दूं कि ये ग्रांट इस एसेट की है, ये ग्रांट इस एसेट की। देखो क्या लिखा हुआ है, सिस्टम के अंदर ऐसी फंक्शनैलिटी होनी चाहिए जो कि ग्रांट रिसीव को टैग कर दे एसेट कोड से। इससे पहले पता है क्या कंट्रोल था? सुनना, इससे पहले जो कंट्रोल बताया था आईटी का वो ये था कि सिस्टम में फंक्शनैलिटी हो के ग्रांट रिसीव हुई है तो वो ऑटोमेटिकली डेफर्ड में डाले। अब इस डेफर्ड को मैं किससे टैग करवा रहा हूं? हाँ जी, जल्दी बताओ, इस डेफर्ड को मैं किससे ट्रेस करवा रहा हूं? एसेट से। वेरी गुड। अब जैसे यहां पे लिखा तहरीम ने कि सर एफएआर से भी तो ट्रेस कर सकते हैं। एफएआर में एक एसेट आ रहा होता है, हजारों आ रहे होते हैं। जल्दी बताओ, हजारों एसेट्स आते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं कि जो डेफर्ड, अच्छा पहले बताओ, यूं लॉजिक खेलते हैं। पहले आप लोगों ने कैश आते हुए ये मेक श्योर किया कि इनकम ना बने। हाँ जी, जल्दी बताओ, ये मेक श्योर किया कि कुछ के लिए, मतलब उसके लिए इनकम ना बने। ऐसा ही है, आपने डेफर्ड में डाल दिया। अब ये डेफर्ड इनकम में कब जाएगा? अब ये डेफर्ड इनकम में कब जाएगा? जब वो एसेट डेप्रिशिएट होगा। तो मैं भी तो यही कह रहा हूं कि सिस्टम में फंक्शनैलिटी होनी चाहिए कि उन हजारों एसेट्स में से कुछ चुनिंदा एसेट्स होंगे जिसके लिए ग्रांट आई होगी। क्या मैं इस डेफर्ड ग्रांट को उस एसेट से मैप कर दूं? हाँ जी, उस एसेट से मैप कर दूं। ऐसा है मेरे बच्चों?
तो अब ये उसकी लाइफ से ऑटोमेटिकली मैप हो गया, तो जैसे वो लाइफ से डिवाइड होगा वैसे ये भी लाइफ से ऑटोमेटिकली डिवाइड होकर इनकम में जाता रहेगा। ऐसा है मेरे बच्चों? तो अगर किसी और एसेट से टैग कर दूंगा तो क्या मुसीबत है? मुझे ये नहीं बात समझ आ रही। किसी और एसेट से अगर टैग कर दूं तो क्या मुसीबत है? हाँ, आज के एरा में मैनुअल होते हैं बट गलत इनकम बुक हो जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। उसकी लाइफ अलग होगी, सीधी सी बात है। बात समझ आती है, लॉजिक समझ आ रही है कैसे लेके चल रहे हैं हम। और देखो लिखा भी आगे मैंने, whenever asset is depreciated grant is automatically reversed and recorded as income। तो उसके लिए आपको ये नहीं होना कि यार मैंने आईटी कंट्रोल नहीं सोचा ये वाला, क्योंकि जब तक आपने प्रैक्टिकली नहीं किया होता तब तक आपको नहीं आता ये वाला। ऐसा है? अच्छा, अब इसके बाद हमने कहा एक ये भी कंट्रोल आता है, ये हमें आज पढ़ना था, यहीं पे बता देता हूं। एग्जिस्टेंस टेस्ट कंट्रोल, एग्जिस्टेंस टेस्ट कंट्रोल, फिर रिपीट कर रहा हूं, एग्जिस्टेंस टेस्ट कंट्रोल क्या होता है जरा देख लेते हैं 2-3 अलग अलग तरीकों से। मुझे एक बात बताओ प्लीज, तुम लोग मुझे सोच के बताओगे, अगर मेरा इन्वेंट्री का सिस्टम है, इन्वेंट्री का सिस्टम है और कहीं से पीओ आता है, पीओ रिसीव होता है कि भाई हमें ये माल चाहिए, तो मुझे एक बात बताओ, जैसे ही मैं सेल्स ऑर्डर प्रिपेयर करूंगा तो सिस्टम के अंदर ऐसी फंक्शनैलिटी होगी कि वो चेक करके बताएगा कि क्या ये माल अवेलेबल है या नहीं है। इसको हम कहते हैं एग्जिस्टेंस चेक, कि वो चीज एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती। पहले बताओ ये बात समझ आती है? बात समझ आती है? जैसे फॉर एग्जांपल आप कभी किसी बड़े मेडिकल पे जाएं, सही है जी, या किसी बड़े आउटलेट पे जाएं शॉपिंग करने, तो वो आपको, प्लीज सुनना, वो आपको ये कहता है हाँ टाइम मेडिकोस, वेरी गुड, ऐसा ही होता है, बिल्कुल सही, वही अभी एग्जांपल देने वाला था, बेहतरीन। आप जाएं टाइम मेडिकोस, आप बोले यार ये दवाई चाहिए, ये चीज़ चाहिए, तो कहने का मतलब ये बोलेगा अवेलेबल नहीं है, तो आप कहोगे क्या, भाई देख तो ले अवेलेबल है या नहीं। वो बोल रहा भाई सर सिस्टम बता रहा है अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब क्या है? एग्जिस्टेंस चेक, यानी इन्वेंट्री मैनेजमेंट मेरे सिस्टम से लिंक हुई हुई है। पहले बताओ बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? तो क्या मैं एग्जिस्टेंस चेक का कंट्रोल लगा सकता हूं? हाँ जी, एग्जिस्टेंस चेक का कंट्रोल लगा सकता हूं। चलो एक और चीज हमने कहा कि हमारे अनीब भाई एटीएम में एंटर हुए, सही है जी, एटीएम में एंटर हुए, प्लीज सुनिएगा, हाँ अब सुनना फोकस के, एटीएम में एंटर हुए, उन्होंने एटीएम में कार्ड इंसर्ट किया, अमाउंट इंसर्ट की। अच्छा, कार्ड से पहले, कार्ड इंसर्ट करने के बाद उन्होंने कोड एंटर किया होगा, सही है, कोड एंटर किया होगा। प्लीज सुनना, पीछे से जरूरतमंद आ गए, बिल्कुल ऐसा ही है इधर ये भी सही है। क्या कह रहा है अनीब है? अच्छा भाई, कार्ड इंसर्ट किया, कोड एंटर किया, सही जी, और अमाउंट एंटर की। अच्छा, जैसे ही अमाउंट एंटर की तो सामने से एटीएम में लानत बनी हुई आ गई, भाईजान किधर किधर, ये तो पैसा है ही नहीं आपके पास। तो कहने का मतलब ये है कि उस सिस्टम पे एक एग्जिस्टेंस चेक लगा हुआ है कि क्या ये बैलेंस मौजूद है भी या नहीं भी। क्या हम ये जो तुम एटीएम में देखते हो उस पर कौन सा कंट्रोल लगा हुआ, तो जल्दी बताओ कौन सा कंट्रोल लगा हुआ है? एग्जिस्टेंस टेस्ट, बिल्कुल ऐसा ही है, वेरी गुड, एग्जिस्टेंस चेक लगा हुआ है कि क्या वो चीज, क्या वो पैसे एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। एग्रीड? बिल्कुल नहीं। अच्छा हाँ, अब देखो हसान मैदीन ने एक बात कही बड़ी अच्छी, लिमिट चेक पता है कब लगा होता है? कोई एग्जांपल देगा? एटीएम पे लिमिट चेक कैसे लगा होता है, जल्दी बताओ।
लिमिट चेक कैसे होता है? 20,000 रुपये से ऊपर निकाल सकते हो? हाँ 20,000 वाला, यस। तो ये क्या लगा हुआ है? लिमिट चेक। ऐसा ही है ना, कार्ड की रेंज पे बिल्कुल ऐसा ही है, मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट है। अच्छा 100 रुपये का नोट निकाल सकते हो? 100 रुपये का नोट निकाल सकते हो? हाँ जी, नहीं निकाल सकते ना। 500 हज़ार की बात हो रही है ना। हाँ अब देखो फॉर एग्जांपल जैसे मेरे दोस्त है ना, तो हम भी खैर अभी भी गरीब आदमी हैं, पर पहले भी गुर्बत के ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं, कि अब जब होता था ना कि यार दोस्त बोलता था कि यार ये जो है, हाँ बिल्कुल, अब देखो दोस्त बोलता था यार ये जो है पैसे मैं तेरे को ना थोड़े से निकाल दे, मुझे ट्रांसफ़र कर दे। तो ट्रांसफ़र तो 50 100 60 हो जाते हैं। तो हम क्या करते थे, यानी स्पेशली मैं क्या करता, मैं कहता था यार 50 रुपये ट्रांसफ़र नहीं कर रहा, मेरा बैलेंस 500 से नीचे आ जाएगा। तो 500 से नीचे आ जाएगा तो मैं कैश नहीं निकाल पाऊंगा। ऐसा ही है ना भाई, सबके ऐसे दोस्त होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आप लोगों भी कोई है ऐसा, अल्लाह की कसम सच बताना, कोई ऐसा जो ये हरकत करता हो कि भेज नहीं रहा मैं, मेरे पैसे 500 से नीचे आ जाएंगे? है कोई ऐसा पीस? होता है ना। अच्छा तुम खुद ही हो ऐसा ही है ना। तो कहने का मतलब है भाई हम इसमें मोहतात होते हैं कि यार व्हाट इफ 500 से नीचे ही हो, 500 से नीचे ही हो, तो उसके लिए आसान यही करना है ना, तुम्हें अकेला अंदर जाना है और पीछे किसी को बुला लेना है, तुम्हारे पैसे भर जाएंगे खुद ही। हाँ वो तो कहानी अलग है, हम तो उनकी बात कर रहे हैं बोला इंस्टेंट डिपॉजिट। वैसे हसान आदिल ये सही कह रहा है, गार्ड को लेके जाता है अंदर, वो बंदूक पकड़ के खड़ा होता है ताकि कोई और अंदर नहीं आए। चलें खैर, ये भी सही है। चलें आ जाए आगे, अब आ जाए भाई प्लीज फोकस के साथ इधर। चलें अब मुझे एक बात बताएं, एग्जिस्टेंस टेस्ट कंट्रोल यहां पे देख लेते हैं। एग्जिस्टेंस, अब देखो मैंने लॉजिक कैसी लगाई है, पहले बताओ एग्जिस्टेंस टेस्ट का मतलब समझ आ गया कि एग्जिस्टेंस का कंट्रोल है? जल्दी बताएं मेरे बच्चों। वेरी गुड, आगे सुने, आगे सुने। मैंने कहा एग्जिस्टेंस टेस्ट कंट्रोल कैन बी प्लेस वेयर एसेट इज नॉट अवेलेबल, ग्रांट इज नॉट अलाउड टू बी रिकॉग्नाइज एज एन इनकम। अब देखो मैं पीछे से लिंक कैसे करता हूँ इसको। आपने जब पैसे रिसीव किए थे, आपने फंक्शनैलिटी लगाई थी कि उससे पूछेगा ग्रांट के पैसे, अगर वो ग्रांट पे लिंक करेगा, क्लिक करेगा, सीधा डेफर्ड में चला जाएगा, ऐसा है? सीधा डेफर्ड में चला जाएगा, ऐसा है मेरे बच्चों? जल्दी बताओ, ऐसा है? डेफर्ड में चला जाएगा। अच्छा फिर एक बंदा, तुम लोग मुझे बताओगे, फिर अगर कोई बंदा उस डेफर्ड को रिवर्स करके इनकम बुक करने की कोशिश करेगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, उस डेफर्ड को रिवर्स करके अगर इनकम को बुक करने की कोशिश करेगा, वो उसको नहीं करने देगा, वो उसको नहीं करने देगा। रीजन बिंग वो बोलेगा पहले इसको किसी एसेट से मैप करो, पहले इसको किसी एसेट से मैप करो। अच्छा अगर एसिड एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा इसके रिलेटेड, क्या ये कभी भी, यानी मसला क्या पता, सिस्टम की फंक्शनैलिटी है ना कि इसके अगेंस्ट में कोई एसिड होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, एग्जिस्टेंस कंट्रोल। इसके अगेंस्ट में कोई एसिड होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, एग्जिस्टेंस कंट्रोल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ आ रही है मेरे बच्चों? वेरी गुड। तो उसने बोला भाई जब तक इसके अगेंस्ट में एसिड एग्जिस्ट नहीं करता तब तक आप इसको अमोटाइज नहीं कर सकते। तो ये एग्जिस्टेंस टेस्ट कंट्रोल हो गया। तो पहले बताओ सोचने का सलीका आया कि ऐसे भी लगा सकते हैं, पर अगेन ऐसा नहीं है कि मैंने कंट्रोल के नाम सिखा दी तो कहीं भी चिपका दिया, उसका सेंस होना चाहिए। अच्छा अब तला अहमद कह देंगे सर बंदा कोई इसके अगेंस्ट में गलत एसिड लगा दे तो क्या उस पर मेकर चेकर प्रिंसिपल नहीं होगा कि एक बंदा अगर उसको टैग कर रहा है तो उसको रिव्यू करने वाला भी कोई होना चाहिए ना? ऐसा ही है ना? तो क्या ये हर बंदे को इख्तियार होना चाहिए कि वो टैग कर दे? भाई टैगिंग के बाद अप्रूवल भी तो होगा ना कि ये टैग सही हुआ हुआ या नहीं हुआ हुआ। लिमिटेड एक्सेस अपनी जगह है। वेरी गुड। पहले बताओ मेरे बच्चों बात समझ आती है? अच्छा अब आखिरी चीज इधर सुनिएगा। वो कह रहा है कि भाई गवर्नमेंट कहती है कि पीरियोडिक रिपोर्ट्स
एक्सपेंडिचर इंकर्ड की जमा कराएं जो कि एडमिन वाला बंदा बनाता है। सब प्रोसीजर यहां इसलिए नहीं लिखे, नहीं अभी ऑडिट प्रोसीजर्स तो लिखेंगे ना, वो तो अलग है ना, वो तो सब्सटेंटिव है। क्या सेग्रीगेशन और ड्यूटीज का मसला है? सेग्रीगेशन और ड्यूटीज का मसला है? यस सर। प्रिपेयर भी खुद करता है, सबमिट भी करेगा, तो सीधी सी बात है यही होगा। तो मुझे आप एक बात बताएं, ये देखें, पीरियड रिपोर्ट्स ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड इज प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड बाय एडमिन पर्सनल मंथली, नो सेग्रीगेशन ड्यूटी एग्जिस्ट बिटवीन द पर्सन हु इज अप्रूविंग द ग्रांट एग्रीमेंट एंड पर्सन सबमिटिंग द रिपोर्ट। वेरी वेल डन। There is a possibility that incorrect report has been submitted to the government which might require the company to repay the grant. ऐसा है कि वो चेल्सी अपनी तरफ से कुछ भी रिपोर्ट जमा करा दे जिसकी वजह से आपको रीपे करनी पड़ जाए ग्रांट, ऐसा ही है। अच्छा आप देखो मैंने इस पे कंट्रोल क्या बनाया, रिपोर्ट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय फिक्स एसेट डिपार्टमेंट वेयर ऑल द डिटेल्स ऑफ एक्सपेंडिचर एग्जिस्ट। किसके पास होती है सर रिपोर्ट, कौन रेडी करेगा, ये रहा ना। मुझे बताओ फिक्स एसेट के एक्सपेंडिचर की डिटेल फिक्स एसेट डिपार्टमेंट के पास होगी? जल्दी बताओ, फिक्स एसेट डिपार्टमेंट के पास होगी? तो मैंने ये लिखा है ना, मैंने ये लिखा है ना कि रिपोर्ट जो है वो फिक्स एसेट डिपार्टमेंट बनाएगा, फिक्स एसेट डिपार्टमेंट बनाएगा, ऐसा है? वेरी गुड मेरे बच्चों, आगे सुनना, देखो आगे क्या लिखा है, आगे लिखा हुआ है रिपोर्ट शुड बी रिव्यूड एंड अप्रूव्ड बाय सीनियर पर्सनल इन द फिक्स एसेट डिपार्टमेंट। अगर रिपोर्ट बन जाती है तो एक सीनियर पर्सनल जो है फिक्स एसेट डिपार्टमेंट के अंदर वो इस रिपोर्ट को रिव्यू करेगा। बात समझ आती है मेरे बच्चों? बात समझ आती है? ओके चलें, ये भी बात क्लियर है, ये भी बात क्लियर है। एक मिनट रुकिएगा यार, ये आज इसने नेट ने तफरी लगाई हुई है। मीन्स एडमिन का काम नहीं है दोनों ड्यूटी, बिल्कुल सर, इतना स्पेसिफिक होना जरूरी, ये नहीं लिख सकते कि शुड बी मेड बाय अकाउंट्स पर्सनल। अच्छा देखो मैंने तो खैर आपको बेंचमार्क सिखा रहा हूँ ना मैं तो, कि आप बेंचमार्क के पर अगर आप अकाउंट्स पर्सनल भी लिख लेते हैं तो कोई आई थिंक इशू वाली बात नहीं है। पर आप मुझे खुद पूछ के बताएं अपने आप से तहरीम कि क्या मोर एक्यूरेट ये नहीं है कि जिस डिपार्टमेंट का काम है वही रिपोर्ट बना के दे, मतलब जस्ट टू हैव एन आइडिया। अकाउंट्स डिपार्टमेंट लिखोगे आपके लेवल पे मार्क्स मिल जाएंगे, रेस्ट अश्योर्ड मार्क्स मिलेंगे आपको, उसका मसला नहीं है, मार्क्स आपको मिलेंगे, सही है। कंट्रोल्स आपने जो लिखे वो नहीं लिखे मैंने, कोई मसले वाली बात नहीं है। देखो अगेन, क्या ऐसा सवाल आप लोगों ने अपनी हिस्ट्री में देखा है? नहीं। तो आप लोग ही कहते हैं ना मुझे कि सर आप बनाएं सवाल। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे कहें या तो मैं फिर आप लोगों को अच्छा चलो एक मोटिवेशन वाली बात बताऊं, एक मोटिवेशन वाली बात। हाँ जी, मोटिवेशन वाली बात यह है, सुनना, मोटिवेशन वाली बात यह है कि आपके एग्जामिनर को सवाल पूछना होता है ना, वो आप प्लीज़ सुनिएगा फोकस के साथ, तुम लोगों के लिए। एग्जामिनर आपका कहता है कि मुझे बताओ आईटी जनरल कंट्रोल्स ओवर डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू अकाउंटिंग सिस्टम। ये आपका एग्जामिनर कहता है कि भाई नया सिस्टम लगा रहा हूं उस पर कंट्रोल बता दो। नहीं याद तुम्हें? नहीं याद है तुम्हें? हाँ जी याद है, हाँ एक अलग हो गया। अच्छा आईटी कंट्रोल्स बताओ कि जब आपने चेंजेस कराए प्रोग्राम में, नहीं याद तुम्हें? इजी है ना वो तो, ये तो करा चुका हूं ना जानी, मैं तो तुम्हें ऊपर की तैयारी करवा रहा हूं। अच्छा एग्जामिनर तुम्हें कहे ये कंट्रोल से बताओ प्रिवेंटिव है, डिटेक्टिव है, करेक्टिव है, क्या होगा बता दोगे? बता दोगे प्रिवेंटिव है, बता दोगे डिटेक्टिव है? हाँ जी ये भी आता है। तो एग्जाम के लिए तो तैयार करा चुका हूं ना यार, मतलब कहानियों में तैयार करा, ऐसा भी नहीं कि रट्टा लगवाओ।
कहानियों में तैयार करवाया है। तो बजा है आपका सवाल करना मुझसे, जायज़ है आपकी बात ये कि सर मैं डीमोटिवेट हो रहा हूँ, तो मैं कर रहा हूँ ना, आप ही ने तो कहा है प्रैक्टिस कराएं सर, एक एक लेवल की प्रैक्टिस कराएं, तो वो लेवल की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ये लो देख लो, ये रहा, नए सिनेरियोज हैं। बात समझ आती है जानी? तो हाँ भाई ये गेम है। देखो मैंने आपको पहले ये बता दिया ना कि भाई ये है, ये कितने मार्क्स का था यार, ये अगर पेपर में आता तो 15 नंबर का आता। नहीं 15 नंबर का, 7 डन। तो अगेन हाँ नहीं इंशाल्लाह मैं आपको दूंगा। देखो मैंने आपको क्या कहा था कि मैंने अब बैठता हूँ सवाल बनाने, फिर ड्राफ्टिंग करता हूँ, फिर मिटाता हूँ, फिर ड्राफ्टिंग करता हूँ, फिर सोचता हूँ यार तुम्हारे लेवल पे कैसे लाऊं उसको, वो सारी चीज़ें। अच्छा अगेन देखो, आईटी कंट्रोल ना आपके लेवल पे मैं बता रहा हूँ, मैं ये गारंटी से कहता हूँ डेफर्ड ग्रांट पे तो उसका बाप भी नहीं पहुंच सकता कि वो यहाँ तक आए। वो आपको मैक्सिमम क्या करेगा, सेल साइकिल देगा, सेल साइकिल पे आईटी कंट्रोल बताना है। चलो कॉन्फिडेंस देते हैं तुम्हें, आ जाओ। सही है जी, प्लीज दिमाग खुल रहा है ना इससे, वेरी गुड। चलें जी, अब मुझे बताओ, चलो अब तुम्हारा टेस्ट लेते हैं ना, लाइव टेस्ट हो जाए, लाइव टेस्ट हो जाए, जो तुम्हारे लेवल पे आएंगे सवाल। चलो आ जाओ, लाइव टेस्ट, लाइव टेस्ट। कोई भी सिस्टम का नाम लो, उस पर करते हैं, किसी भी सिस्टम का नाम लो, उस पर करते हैं। इन्वेंट्री, परचेज, इन्वेंट्री कह रहे हैं, इन्वेंट्री कह रहे हैं, चलो सही है, डन हो गया, इन्वेंट्री पे कहते हैं। इन्वेंट्री के परचेज पे कह रहे हो ना, इन्वेंट्री के परचेज पे कह रहे हो ना, एक एक करके कर लेते हैं ना, इन्वेंट्री के परचेज पे। अच्छा अब तुम मुझे बताओगे सोच के, एक एक करके, जेन्युइन जो हमारा कंसर्न होता है कि मैं जो हूँ किसी अनऑथराइज बंदे से लीस्ट क्वालिटी का माल ना मंगवाऊं, इसका वैसे क्या कंट्रोल होता है? हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं मास, हाँ जी क्या होता है? अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ सप्लायर ना। अच्छा आप इसको आईडी में कन्वर्ट करो, आईडी में कन्वर्ट करो, आईडी में, आईडी में कैसे कन्वर्ट होगा? सिस्टम में आ रहा हो सप्लायर, सिस्टम में अप्रूव वेंडर्स आ रहे हूं, ऐसा ही है। अगर मैं कोटेशन रेज करना चाहता हूं तो लिस्ट इनसे ही निकलेगी। हाँ जी वेरी गुड। अच्छा अगर मैं चाहता, अच्छा अगर मुझे ये चाहिए कि मैं किसी को छेड़खानी ना करने दूं, मुझे ये चाहिए मैं किसी को छेड़खानी ना करने दूं, कि भाई ये सप्लायर चेंज नहीं हो सके, क्या करूं? लिमिटेड एक्सेस राइट्स। हो गया लिमिटेड एक्सेस राइट, खुद तो बता रहे हो। इनपुट ऑथराइजेशन कंट्रोल्स, वेरी गुड, वेरी गुड, बेहतरीन। चलो तुम बताओ मुझे, तुम बताओ मुझे फोकस के साथ। कोटेशंस आ गई, कोटेशंस आ गई, कोटेशंस आ गई, कोटेशंस आ गई, और मैं चाहता हूं कि सबसे लोअर वाले का परचेज ऑर्डर बने। कोटेशंस आ गई, सबसे लोअर वाले का जो है मेरा परचेज ऑर्डर बने। तो ये था ना वैसे तो एक बंदा इंस्पेक्ट करता था, दूसरा अप्रूव करता था, तो क्या हम लिमिट चेक लगा सकते हैं? यस। रेंज इसलिए नहीं क्योंकि हम लिमिट एक लगाएंगे, या तो लोअर या तो अपर ना, लोअर की बात हो रही है। लिमिट चेक कंट्रोल लगा दें कि लोअर लिमिट शुड बी सिलेक्टेड फॉर प्रिपेयरिंग परचेज ऑर्डर, राइट? ऐसा ही है। यस, सिस्टम ऑटोमेटिकली सेलेक्ट्स द बेस्ट कोटेशन। क्या इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन आई? नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई, खुद बता रहे हो। अच्छा देखो खुशी, रेंज इसलिए नहीं क्योंकि रेंज तो अपर और लोअर दोनों होती है ना। अच्छा क्वालिटी के लिए तो आप फिर आईडी कंट्रोल नहीं लगाने, क्वालिटी तो आप फिर स्पेक्स देखते हैं ना, वो तो आप खुद देखेंगे। लिमिट चेक ऐसे होगा ना कि लोअर लिमिट सेट करेंगे, भाई इसमें अपर सेट कर रहे हैं, लोअर लिमिट जल्दी बताओ। लोअर लिमिट तो लिमिट चेक कंट्रोल लगा दो कि अच्छा इसको लिखने का तरीका क्या होगा? परचेज ऑर्डर शुड बी रेज फ्रॉम द कोटेशन दैट इज द लोएस्ट, दैट इज द लोएस्ट, ऐसा ही है। यस बिल्कुल ऐसा ही खुशी।
वेरी गुड। देखो ये उस्मान ने क्या कंट्रोल बताया। देखो अगर मुझे ये चाहिए कि मेरा जैसे ही रीऑर्डर लेवल आए तो मुझे पता लग जाए, रीऑर्डर लेवल आए मुझे पता लग जाए, रीऑर्डर लेवल आए मुझे पता लग जाए, क्या करूंगा, कौन सा कंट्रोल, लिमिट चेक कंट्रोल, ऐसा ही है ना। अच्छा मेरे पास माल अवेलेबल है या नहीं है उस पर कौन सा कंट्रोल, एग्जिस्टेंस चेक कंट्रोल। वेरी गुड यार, बेहतरीन। चलो यार ये बता देना, माल आ गया, मुझे परचेज ऑर्डर, बिल माल आया नहीं, मुझे परचेज ऑर्डर रेस करना है और परचेज ऑर्डर सीक्वेंशली नंबर्ड होना चाहिए, मेरे को नहीं पंचायत मैनुअल नहीं बनाना चाहता मैं। हाँ जी, सीक्वेंस टेस्ट। चलो आ गया कॉन्फिडेंस, आ गया कॉन्फिडेंस, आ गया कॉन्फिडेंस। मतलब मैं कह रहा हूँ तुम्हें आता है, मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम्हें आता है, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ तुम्हें आता है, तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हें आता है, मैंने तुम्हें कोई रट्टा तो नहीं लगवाया, मैंने तुम्हें सोचने का सलीका दिया है। तो अब मुझे एक बात बताओ ना जानी, ये तुम्हें आता है, तुम मेरे सवाल कर रहे हो इसलिए तुम्हें नहीं आता, फर्क इतना है। तो अब देखो दो चीजें, या तो यू से कि भाई मैं उसी लेवल के सवाल बना के तुम्हें फूल बना दूं, तुम्हें पागल बनाना बहुत आसान है लिटरली। तो खैर दो अलग अलग रखते हैं ना, प्रैक्टिस को अलग चलाते हैं, इसको अलग चलाते हैं, क्या कहते हो, सही हो गया। चलो एक और तो बताओ, सीक्वेंस टेस्ट भी हो गया तुम्हारा, मान लिया मैंने। अच्छा अब होल्ड ऑन, यहाँ पे तुम्हें बताना है, यहाँ पे तुम्हें बताना है, मेरे को सोचने लगा हूँ, सही है जी, फोकस के साथ, हाँ फोकस के साथ। सर अगर अलग से प्रैक्टिस सेशन है वो कब से हैं, वो फैब में होंगे जानी, लर्निंग होती है ना क्वेश्चन से, बस ये जो है ना सोचने का तरीका आना चाहिए, दैट्स इट, ये होना चाहिए जानी। अच्छा इधर जल्दी मुझे बताओ, आपको याद है मैनुअली हमने सीखा था कि जितने जीआरएन बने उसका पेबल रिकॉर्ड हो चुका हो, जीआरएन वर्सेस पेबल, जीआरएन वर्सेस पेबल, जीआरएन वर्सेस पेबल, बताओ जल्दी बताओ, ऐसा है, ऐसा है मेरे बच्चों। तो अब इसके लिए कंट्रोल डिजाइन करते हैं, सही है जी, आईटी कंट्रोल डिजाइन करते हैं, सही है, आईटी कंट्रोल डिजाइन करते हैं कि जितने जीआरएन बन गए उतना पेबल रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, इसको हम कहते हैं इनपुट आउटपुट कंट्रोल, इनपुट आउटपुट कंट्रोल, ऐसा ही है। आओ देखते हैं, इधर देखो मैंने यहाँ पे एक लिख के रखा था तुम लोगों के लिए, ये देखिएगा, चेक इनपुट आउटपुट कंट्रोल, यहां लगा सकते हैं हम। हाँ मुझे बताओ जीआरएन इनपुट करेगा, सही है जी, तो क्या वो टोटल से मैच होना चाहिए कि भाई जितने जीआरएन आ गए उससे वहां पे हो जाए, ऑटोमेटिक रिकंसिलिएशन हो, ऑटोमेटिक रिकंसिलिएशन हो, यस, बात समझ आती है। अच्छा अब ये आ गया चेक डिजिट नंबर, ये मैं तुम्हें बैंक की एग्जांपल देता हूं, मतलब बैंक में चेक डिजिट कैसे यूज होता है, चेक डिजिट्स चेक हो रहे हैं कैसे यूज होता है, हाँ जी, चेक डिजिट कैसे यूज होता है, चेक नंबर, आपने कभी पैसे अगर ट्रांसफर किए ना एप्लीकेशन से, वो बोलता है कि आपने कंप्लीट नंबर्स नहीं डाले, 16 नंबर का अकाउंट नंबर है आपने कम डाले हुए, चेक डिजिट हो रहा है, हाँ जी। अच्छा अब फिर वो कभी मैसेज देता है आपको कि ये बंदा नहीं है, तो वो कौन सा कंट्रोल है, वो कौन सा कंट्रोल है, वो बोलता है भाई ये है ही नहीं बंदा, वो कौन सा कंट्रोल है, एग्जिस्टेंस चेक, वेरी गुड। अच्छा अब ये देखें, देखो ये सारे मैंने बातों बातों में सिखा दिए ना, देखो प्रैक्टिकलिटी से लेके चलें, रेंज, लिमिट, सीक्वेंस, एग्जिस्टेंस, सारी चीजें आ रही हैं, आगे सुनो। ये रह गया था बैच कंट्रोल, बैच टोटल। बैच टोटल का मतलब ये कि अगर अब आपके पास 1000 क्वांटिटी आई हैं, 1000 क्वांटिटी आई हैं एक बैच में, यानी एक दिन में, तो क्या 1000 का टोटल हो के सामने आ जाना चाहिए, पेरोल है तो पेरोल में लेबर का बैच अलग है, इसका बैच अलग है, इसका बैच अलग है, तो मैं कह रहा हूं कि भाई बैच का टोटल भी मैच होना चाहिए, ये भी एक कंट्रोल है वैलिडेट करने का कि सही अब तक हुआ या नहीं हुआ। एग्जांपल, कल मैं आउटफिटर गया था, मुझे टी शर्ट लेनी थी, सुनना,
कल मैं आउटफिटर गया था, मुझे टी शर्ट लेनी थी। अब मैं तो बड़ा ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ उसको कि यार मेरे ऑडिट में काम आएगा। सुनना, तो रात के कोई 12 बज रहे थे, उसने बोला सर हम बंद कर रहे हैं। मैंने कहा जानी अल्लाह की कसम विंडो शॉपिंग नहीं कर रहा, मुझे टी शर्ट लेनी है बस एक ना, मुझे लेने दे प्लीज़। वो कबीर की बर्थडे आ रही है ना 1 फ़रवरी को, तो इसलिए मैंने कहा मैं आज ले लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम मिल गया था मुझे। खैर, तो मैं गया, मैंने उससे रिक्वेस्ट की प्लीज़ यार, मतलब मैं 10 मिनट भी नहीं लूँगा, मुझे खाली टी शर्ट चाहिए एक। खैर, तो बोला सर वो बैच क्लोज हो चुका है। मैंने कहा 1 मिनट इधर, बाकी शॉपिंग तो साइड में कल कर लेंगे, बैच बता क्या बोला। बोला सर बैच क्लोज हो चुका है। मैंने कहा बैच क्लोज हो चुका है। बोला सर हम ये करते हैं कि हमारे 3-3 आवर्स में बैच चलते हैं। मैंने कहा इससे क्या होता है। वो बोलता है बैच यानी 3 आवर्स में मैंने जितनी भी एंट्रीज की होती है ना, वो सबका टोटल मेरे सामने ले आता है और मुझे कहता है कि कैश काउंट करो, क्या ये जो तुमने एंट्रीज पार की उतना कैश मौजूद है या नहीं है, क्या हाँ ऑडिट एवरीवेयर, क्या ये बैच टोटल का कंट्रोल अच्छा है। ये आपको मतलब सीखने के लिए मैंने उसको बोला। खैर, अब मुझे बता क्या ये आपको ये बता रहा है, क्या आपको ये बता रहा है कि भाई इतनी एंट्रीज हो चुकी हैं, इस बैच का टोटल देख लो। हाँ एग्जैक्टली, आर्ली बैच बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ प्लीज़, अगर मैं कोई, हाँ अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं मैंने उससे भी पूछा भी, मैंने कहा 12 बज गए हैं, तो ये तुम्हारा कट ऑफ का इशू नहीं हो गया। अच्छा वो भी देख रहा वो अजीब सी नज़रों से मुझे कि इसको हुआ क्या है, ये बेवकूफ़ पूछ क्यों रहा है। मैंने कहा मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ आपसे, मुझे बताएं 12 बजे तो कट ऑफ होता है ना, दिन की सेल तो क्लोज हो गई है। तो फिर उसने बोले जवाब क्या दिया, उसने बोला सर आपका जो बैच है ना वो अगले दिन में काउंट होगा, सुबह वाले में नहीं, आपकी सेल जाएगी सुबह वाले। मैंने कहा दादा कट ऑफ पे सही काम हो रहा है, क्या बोलते हो जल्दी बताओ, बात समझ आती है, कट ऑफ पे सही काम हो रहा है। मैंने उस बंदे को गलत गले लगाया, मैंने बोला जानी वाह यार वाह, क्या कॉन्सेप्ट ने जानी, बेहतरीन। मैं अगर आउटफिटर का ऑडिटर होता तो मैं बोलता कट ऑफ का रिस्क नहीं है। एग्रीड, बात समझ आती है। तो कट ऑफ का रिस्क नहीं है वहां पे, अगला दिन शुरू हो चुका है। हाँ जी, बात समझ आती है। तो पहले बताओ मेरे बच्चों, बैच टोटल का मतलब समझ आता है। हाँ ऑडिट तो कर ही लिया, बैच टोटल का मतलब समझ आता है मेरी जान। हाँ टी शर्ट के साथ रिस्क असेसमेंट हो गई। फिर उसने पूछा भी कि सर आप ये क्यों पूछ रहे हैं, तो मैंने बोला यार एक्चुअली मैं हूँ ऑडिटर। तो बोले सर आप आउटफिटर के ऑडिटर। मैंने कहा नहीं मैं PTCL यूफोन टेलीनॉर का ऑडिटर हूँ, आपसे सिर्फ वैसे ही पूछ रहा था कि आप लोग क्या करते हैं। तो उसको लगा कि वाकई मैं उनका ऑडिटर हूँ और सरप्राइज उस पर आया हूँ। तो वो बेचारा खुद सत्ते में आ गया था। बट एनीवेज मैंने उसको फिर कंफर्ट दिया, भाईजान मैं मतलब नॉर्मल कस्टमर हूँ और लेने आया हूँ चीज़ें। आप मतलब कसम से खा रहा हूँ, डर गया वो। उसने बोला कि यार ये तो अच्छा ऐसा होता है, आपको पता है आप कभी ये जो स्पीड स्पोर्ट्स है नाइकी के जो ऑडिट जिन जिन कंपनीज के पास है ना, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ 7 बजे ऑडिटर पहुँचता है शाम में सरप्राइज काउंट करने के लिए कि भाई क्या इन्वेंट्री पड़ी हुई है, क्या वो रिकनसाइल है या नहीं है, बैच टोटल चल रहे नहीं चल रहे, वो सारी चीज़ें। तो वो ये समझा, वो समझा लग गई। तो अगेन कहने का मतलब ये है कि वो बेचारा अपने उसमें आ गया था, पर उसने तो मेरी हेल्प की ना, तो मैंने उसको कहा थैंक यू यार भाई, आपने मेरी एग्जाम्पल बना दी कल की, तो धन्यवाद। अच्छा पहले बताओ ये सारे कंट्रोल समझ आते हैं जो आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं मेरी जान, सारे कंट्रोल समझ आते हैं। अच्छा अब बिफोर वी क्लोज द क्लास, अब वो बोल रहा था मुझे कि अब मैं आज के बाद 12 बजे के बाद किसी को नहीं घुसने दूंगा, नो एक्सेप्शंस। मुझे बताओ बिफोर वी क्लोज द क्लास आपने सब्सटेंटिव लिखे इसके, सब्सटेंटिव। अच्छा सब्सटेंटिव के अंदर हम सबसे पहले तो एग्रीमेंट लेंगे ना, कि एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। कितने लोगों ने ये बात लिखी थी कि वी विल ऑब्टेन एंड इंस्पेक्ट द एग्रीमेंट। वेरी गुड आमना, वेरी गुड अब्दुल्ला, हलीमा, हारिस, वेरी गुड सिद्दीक, वेरी गुड। टर्म्स एंड कंडीशन रिव्यू करेंगे, वेरी गुड अब्दुल्ला नरीफ, वेरी गुड। अच्छा आगे पता चलो सही, तुमने 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 काम ये किया कि ये तो कर लिया, ये तो कर लिया, बेहतरीन। अंडरस्टैंड द मैनेजमेंट प्रोसेस रिगार्डिंग, वेरी गुड। ऑब्टेन कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द मैनेजमेंट, ये भी सही है। इंस्पेक्ट मिनट्स ऑफ द मीटिंग, वेरी गुड। ईशा ने लिखा ऑब्टेन BOD मिनट्स टू चेक अप्रूवल फॉर एंटरिंग इनटू द agreement, inquire management about the policy regarding recognition, grant income, obtain the grant agreement, relevant ledger। अच्छा ईशा आपने ये नहीं लिखा कि पैसे आते हुए देखेंगे, हमें पैसे आते हुए देखने चाहिए बैंक स्टेटमेंट से। हाँ जी, पैसे आते हुए देखने चाहिए बैंक स्टेटमेंट से, बिल्कुल देखने चाहिए, बिल्कुल देखने चाहिए। क्या हमें फिक्स एसेट रजिस्टर देखना चाहिए, देखने के लिए क्या हुआ एसेट आ गया नहीं आ गया।
और हमें जब अमाउंट मिल गई, एसेट मिल गया, तो फ्रॉम द डेट ऑफ कैपिटलाइजेशन डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करूंगा, तो डेफर्ड को भी रिवर्स करूंगा। ये लिखी हुई जानी, ये लिखी हुई रिव्यू ग्रांट एग्रीमेंट्स लिखा हुआ है, रिव्यू ग्रांट एग्रीमेंट्स, एग्जामिन द ग्रांट एग्रीमेंट टू अंडरस्टैंड द कंडीशंस एंड रिक्वायरमेंट, वेरीफाई द रिसीट, एग्जामिन एक्सपेंडिचर जो हुआ है, रिकैलकुलेट डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ऑफ ग्रांट बेस्ड ऑन दी यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। ये साइन कर देता हूं मैं आपको। पहले बताओ बच्चों, बात समझ आती है? क्लैरिटी है? सारे सही थे, सिर्फ ये कि आपने वो अमाउंट चेक करनी थी। 3 मैच हो गए तो देखो अच्छी बात है ना। और इंशाल्लाह यार इन्हीं में से कुछ ना कुछ लग जाएगा, आपका दिमाग चल रहा होगा एग्जाम में, यू शुड नो हाउ टू राइट इट। सही है? डन, चलें। थैंक यू जानी। हाँ, फिजिकली इंस्पेक्ट करते हैं पीपीई को, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके जी, कंफर्मेशन भेज सकते हैं, बिल्कुल भेज सकते हैं, बिल्कुल भेज सकते हैं। सही जानी, चलें, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में, अल्लाह हाफिज़। एक और सवाल चाहिए ना? डेप्रिसिएशन रिकैलकुलेट लाजमी करना है। चलें ओके, मैं बना के भेजता हूँ आपको अच्छा सा। सही है, चलें जी, बेहतरीन जानी, जज़ाकल्लाह, लव यू।